नाउ अब इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है एरर। एरर बोले तो गलतियां। सिंपली अब हम ये यहां क्यों पढ़ रहे हैं, आपका जो चैप्टर है फिजिक्स का जिसको है मेजरमेंट, तो जब भी किसी चीज को मेजर करोगे, नापोगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ तो एरर आएंगे। बस यही हमारा चैप्टर है, दैट इज एरर इन मेजरमेंट। कि जब भी हम फिजिक्स में किसी चीज को मेजर करेंगे तो उसमें क्या आएंगी, एरर्स आएंगी। और फिर हमें पढ़ना है कि उन एरर के आने का कारण क्या है, वो कारण पता करके उसको रिमूव करना है। व्हाई? बिकॉज वी नीड एक्यूरेट, आपका एक्यूरेट वैल्यू हमें चाहिए जो भी मेजरमेंट हम कर रहे हैं। तो देखिए चैप्टर शुरू करते हैं कि व्हाट इज एरर। एरर में सबसे पहला वर्ड मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है एक्यूरेसी। एक्यूरेट, आप वर्ड से ही समझते हैं। व्हाट डू मीन बाय एक्यूरेट? कोई भी चीज का सही होना, सटीक होना इज द एक्यूरेट, और उसी से वर्ड एक्यूरेसी। समझना, जैसे ये पेन है, ठीक, इस पेन की लंबाई है अगर 11 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और मैंने इसको मेजर किया और मेजरमेंट आया 10.98 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं मेरा जो मेजरमेंट है वो करीब करीब क्या है सर, इसके बराबर ही है, 11 सेंटीमीटर, और मैंने नापा 10.98 सेंटीमीटर। तो अगर आपका मेजरमेंट लगभग किसके बराबर हो, एक्यूरेट वैल्यू के बराबर, मतलब उसके आसपास हो, देन वी विल से आवर मेजरमेंट इज एक्यूरेट, एंड दिस इज सेड टू बी एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ, आपने जिस चीज को नापा वो करीब करीब उसकी जो ट्रू वैल्यू है, सही वैल्यू है, उसके लगभग है। उम्मीद आप सबको पता होगा कि अर्थ की जो ग्रेविटी की वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सपोज मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके मुझे वैल्यू मिली 9.82, तो बताइए क्या लगभग 9.8 के बराबर ही आई है? तो मैं क्या कहूंगा, मेरा एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू हुई वो क्या है, एक्यूरेट है, एंड दिस इज सेड टू बी द एक्यूरेसी। दिस इज एक्यूरेसी। तो व्हाट इज एक्यूरेसी? इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट, क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ट्रू वैल्यू के लगभग, ट्रू वैल्यू समझ गए, उसकी सही वैल्यू, सही वैल्यू के लगभग आपके मेजरमेंट की वैल्यू आ रही है। दिस इज सेड टू बी द एक्यूरेसी। ट्रू वैल्यू समझ गए ना, उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है। जैसे मैंने कहा पेन की 11 सेंटीमीटर इज द ट्रू वैल्यू, आपने नापा 10.98 लगभग वैल्यू, तो दिस इज सेड टू बी द एक्यूरेसी। And as we reduce the error, the measurement becomes more and more accurate. जैसे जैसे आप एरर्स को कम करते जाओगे, बताओ मेजरमेंट उतना ही ज्यादा एक्यूरेट 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 होता चला जाएगा। तो दिस इज द टर्म फर्स्ट, एक्यूरेसी। तो बताओ पहले एक्यूरेसी क्लियर हो गया, आपका मेजरमेंट कहां आ रहा है, लगभग ट्रू वैल्यू के। दिस इज सेड टू बी द एक्यूरेसी। देन दूसरा है हमारे पास प्रिसीशन वर्ड। अब एक्यूरेसी और प्रिसीशन में थोड़ा सा अंतर है। इस पेन को मैंने नापा, ये आया सपोज पहली बार में 10.9 सेंटीमीटर, और फिर मैंने एक और इंस्ट्रूमेंट से नापा, वो आया 10.82 सेंटीमीटर। फिर मैंने एक और इंस्ट्रूमेंट से नापा और आया 10.793 सेंटीमीटर। अब बताओ इन तीनों में, और इस पेन की एक्चुअल लेंथ क्या है सर, 11 सेंटीमीटर। तो क्या इन तीनों में मैं क्या कहूंगा, 10.9 इज द मोस्ट एक्यूरेट, क्योंकि ये इसके सबसे नजदीक है। तो द मोस्ट एक्यूरेट इज 10.9, बट द मोस्ट प्रिसाइज इज 10.793। मतलब प्रिसाइज का मतलब होता है आप कितने डेसिमल तक या कितना रिजोल्यूशन उसको कर पा रहे हैं। तो इट डजंट मैटर कि आपका अगर जो मेजरमेंट है अगर वो प्रिसाइज है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक्यूरेट भी होगा।
प्रिसाइज इज सिंपली आपने उसको कितने हद तक नापा है। तो यहां सिर्फ डेसिमल का 1 पॉइंट, यहां 2 पॉइंट हो रहा है, डेसिमल के 3 पॉइंट तक आपने इसको नाप दिया, तो ये मेजरमेंट सबसे ज्यादा प्रिसाइज हो गया। और जो एक्यूरेट वैल्यू, मतलब अपन कहेंगे ट्रू वैल्यू के बिल्कुल पास में है लगभग, वो क्या कहलाएगी? एक्यूरेट वैल्यू। तो एक्यूरेट और प्रिसाइज क्लियर है। तो देखिए प्रिसीजन, इट रेफर्स टू द रिजोल्यूशन और द लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। किस लिमिट तक आपने उसको, रिजोल्यूशन समझ रहे ना, जैसे इसका रिजोल्यूशन सिर्फ 0.1 है, इसका 0.01 है, इसका 0.001 है, जितना ज्यादा आपने उसको किया हुआ है। और प्रिसीजन को कौन डिटरमाइन करता है? लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपने जब इसको नापा, अभी अपन पढ़ेंगे आगे लीस्ट काउंट, बट आपने पहले ही पढ़ा है, इसको नापने के लिए आपने जो स्केल यूज करी है वो कितना नाप सकती है? मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर, तभी तो उसने 10.9 नापा। बट ये जो इसके लिए कितना नाप सकती है? 0.01 सेंटीमीटर, तभी तो इसने डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक नाप दिया। और ये जो इसके लिए 0.001 सेंटीमीटर तक नाप सकती है। मतलब जितना ज्यादा क्या होगा? कम बोलो, ये कम, ये और कम, ये और कम, जितना लीस्ट काउंट कम हो जाएगा, मतलब इंस्ट्रूमेंट से कम मेजरमेंट जो होता है उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो जितना लीस्ट काउंट कम, उतना इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज होता है। तो यही कहा जा रहा है, द स्मॉलर द लीस्ट काउंट ग्रेटर इज द प्रिसीजन। और आप जो मीटर स्केल अपन जो यूज करते हैं, स्कूल में स्केल लेके जाते हैं, उससे आप मिनिमम 1 mm नाप सकते हो। 1 mm बोले तो 0.1 सेंटीमीटर मिनिमम, तो वो उसका क्या हो गया? लीस्ट काउंट हो गया। तो जिस इंस्ट्रूमेंट का जितना क्या आएगा, लीस्ट काउंट कम होगा, वो इंस्ट्रूमेंट ऑब्वियस सी बात है उतना प्रिसाइज वैल्यू देगा। बट मैं बार बार रिपीट करूंगी, अगर आपने प्रिसाइज नाप लिया तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक्यूरेट है। एक्यूरेसी इज जस्ट क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, एंड प्रिसीजन कितने ज्यादा डेसिमल तक आपने उसको मेजर किया। तो बताओ, दोनों चीजों में अंतर क्लियर है वर्ड। और फिर हमारा टॉपिक दैट इज एरर इन अ मेजरमेंट। और मैं आपको सिंपली इस फॉर्मूले को बोलूंगा, एरर इज ट्रू वैल्यू में से माइनस कर दो मेजर्ड वैल्यू, दैट विल गिव यू द एरर। ट्रू वैल्यू जो उसकी सही वैल्यू है, जैसे अभी लिखी 11 सेंटीमीटर, और मेजर्ड कितना किया आपने? 10.9, तो जो 0.1 का आया वो एरर हो गई। तो आप समझ रहे हैं सर, एरर इज सिंपली ट्रू वैल्यू जो है उसमें से जो आपने नापा उसको माइनस कर दो। बट एक बात ध्यान रखना, मेजर्ड अगर ज्यादा होती, सपोज 11.1, तो मैं एरर कभी माइनस में नहीं बोलूंगा। जैसे आपने ट्रू वैल्यू ली 11 में से 10.9, तो समझ में आता है सर 0.1 हो गया। बट आप मेजर 11 में से 11.1 भी तो मेजर कर सकते थे, और अगर 11.1 मेजर करते तो ये -0.1 आ जाता, और -0.1 एरर नहीं होगा। एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज इन मॉड्यूलस, हमेशा मॉड्यूलस में रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको क्लियर है व्हाट इज एरर इन ए मेजरमेंट? द एरर इन ए मेजरमेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द किसमें? ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ट्रू में से मेजर्ड को माइनस कर देंगे तो जो मिलेगा उसको क्या कहेंगे? एरर। तो बोलो, एरर का कंसेप्ट क्लियर हो गया, एरर की डेफिनेशन समझ में आ गई, एक्यूरेसी क्लियर हो गया, प्रिसीजन क्लियर हो गया। कौन सा मेजरमेंट प्रिसाइज है? सर जो जितने ज्यादा डेसिमल तक मेजर किया गया हो। और कब आप ज्यादा डेसिमल तक मेजर कर पाओगे? जब इंस्ट्रूमेंट का क्या कम रहेगा? लीस्ट काउंट कम रहेगा ना। अब हम आएंगे दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। अब एरर के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, कई सारे टाइप्स के हमारे पास एरर होती हैं, और इस डिफरेंट टाइप में सबसे पहला एरर है कांस्टेंट एरर। नाम से ही समझ में आ रहा है एक जैसी एरर बार बार हो रही है, तो नाम क्या पड़ गया? कांस्टेंट एरर। The error which affect each observation by the same amount are called constant error. Observation by the same amount, एक ही अमाउंट से, मतलब जब भी गलती हो रही है 0.1 हर बार 0.1 हर बार 0.1 हर बार 0.1, एक जैसी गलती एक जैसे डायरेक्शन में। पेन की बोलो लेंथ कितनी थी?
11 सेंटीमीटर। मैं जब भी नाप रहा हूं 11.1 आ रही है, जब भी नाप रहा हूं 11.1 आ रही है। तो दिस इज सेड टू बी कांस्टेंट एरर, द एरर विच अकर बाय द सेम अमाउंट। और इसका रीजन क्या होगा? फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ द स्केल ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब मान लीजिए जिससे आप नाप रहे हैं, अगर उस इंस्ट्रूमेंट में ही सब गलत है, कैलिब्रेशन समझते हैं ना, उसकी जो लाइंस, जैसे अपने पास स्केल होती है, इसमें जो लाइंस होती हैं ऐसी, अगर वही गलत बना रखी है, नॉर्मली 1 सेंटीमीटर में कितनी होती है? 10 लाइन, 10 की जगह उसने 11 बना दी, तो बताओ आप जब भी नापोगे ज्यादा ही आएगा ना वो। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इट इज ड्यू टू फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ द स्केल, इस वजह से ये एरर हो रही है। और इसीलिए हर बार जब भी आप नाप रहे हो एक ज्यादा पॉइंट आ रहा है। तो कुल मिला के आपको क्लियर है? हाँ सर, ये वन ऑफ द कॉज है, ऐसे कई सारे कॉजेज हो सकते हैं। और अब अगर आपको इसको सही करना है तो मेजर द सेम फिजिकल क्वांटिटी बाय अ नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड, अपरेटस और टेक्निक। अलग मेथड से नाप लो, अलग इंस्ट्रूमेंट से नाप लो, कुछ भी करके उसको चेंज कर दो तो आपको एरर नहीं मिलेगा। तो दिस इज सेड टू बी द कांस्टेंट एरर, द एरर विच अकर बाय द सेम अमाउंट। मैंने आपको समझाने के लिए क्या बोला, ये पेन बोलो कितनी लेंथ का था? 11 सेंटीमीटर का। आपने नापा 11.1 आया, एक और बार नापा फिर 11.1 आया, फिर एक और बार फिर 11.1 आया। तो क्या हर बार एरर कितने का हो रहा है? 0.1 का हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार एक ही एक एरर हो रहा है? तो आपने पता किया कि जिस इंस्ट्रूमेंट से मैं इसको नाप रहा था वही गड़बड़ था, उसमें जो डिविजन्स थे वो एक ज्यादा बने हुए थे। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दो, मेथड को चेंज कर दो, ये एरर खत्म हो जाएगा। कौन सा? कांस्टेंट एरर खत्म हो जाएगा। और अब दूसरा एरर है विच इज सिस्टमैटिक एरर। यही मेन है हमारे लिए, सिस्टमैटिक। द एरर विच टेंड टू अकर इन ओनली वन डायरेक्शन, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। मतलब आपने किसी चीज को नापा, या तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है हर बार, या वैल्यू नेगेटिव आ रही है हर बार। मतलब या तो इंस्ट्रूमेंट जरूरत से ज्यादा बता रहा है, ट्रू वैल्यू से ज्यादा, या हर बार ट्रू वैल्यू से कम बता रहा है। इस तरह की एरर को कहते हैं कौन सी एरर? सिस्टमैटिक एरर। एंड इस सिस्टमैटिक एरर के कई सारे कारण हैं, जिसमें सबसे पहला है इंस्ट्रूमेंट की खराबी। अगर इंस्ट्रूमेंट ही खराब है तो आपकी एरर हर बार गड़बड़ होगी। और इसका देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं, समझना। आपके बैग में भी आप निकाल के देखना, बचपन में जब स्केल खरीदी थी तब तो ऐसी थी, जिसका ये पॉइंट था 0, यहां था 1, यहां था 2। बट कुछ ही दिन बाद आप देखते हैं आपकी स्केल की ये हालत हो जाती है, वो है ऐसी। ये स्केल ऐसी टूट जाती हो जाता है, ऐसे कोने टूटे हुए होंगे, आप देख लेना आपके स्केल में आंसर ऐसा होता है। अच्छा, फिर हम दिमाग क्या लगाते हैं? यहां कितना हुआ लिखा हुआ मिलता है 1, यहां कितना लिखा हुआ मिलता है 2। अब नॉर्मली मेजरमेंट 0, 1, 2 से मत नपता है, बट क्योंकि यहां 0 है ही नहीं तो हम अपना दिमाग लगा लेते कि चलो 1 से नाप लेंगे, और आगे 10 है तो उसको नो कर लेंगे। बट क्योंकि इसमें 0 है ही नहीं, और हम जब मेजरमेंट 1 से कहां कर लेते हैं अप टू द 10, तो हम भूल जाते कि हमने 0 से नहीं नापा, 1 से नापा। तो ये एक एरर का कारण बन जाता है आपके इंस्ट्रूमेंट का खराब होना। तो फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, द एरर विच अकर ड्यू टू द इनबिल्ट डिफेक्ट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें इनबिल्ट कुछ गड़बड़ है, उसके इंस्ट्रूमेंट में ही खराबी है। ये देखो इस तरह का कि वो कोने से टूट गया, या उसका जो पॉइंटर है वो खराब हो गया, तो इंस्ट्रूमेंट की एरर है। जैसे वियरिंग ऑफ द मीटर स्केल एट वन एंड, देखो ये मीटर स्केल एक एंड से टूट गया, वियरिंग मतलब टूट जाना। दूसरा, जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर। अभी आप देखेंगे वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें 0 से 0 पॉइंट करना चाहिए। जैसे ये है आपका मीटर स्पीड नापने का, तो इसमें यहां पर ये पॉइंटर और ये वैल्यू अगर 0 है तो जब गाड़ी ना चले तो 0 पे होना चाहिए, बट अगर ये आगे है या पीछे है तो इसको कहते हैं जीरो एरर, कि 0 0 पे मैच नहीं हो रहा है। तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट के कुछ कारण हैं जिस वजह से एरर आ सकती है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर इंस्ट्रूमेंट के कारण एरर है तो उसको सही करने का तरीका क्या होगा? मेजर द सेम फिजिकल क्वांटिटी बाय यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट ही बदल दो, आप टूटी स्केल छोड़ो, नई स्केल खरीदो और नापो, एरर खत्म। तो आपके पास जो एरर है सिस्टमैटिक,
जिसमें हम पहला पढ़ रहे हैं कारण, वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट का रीजन। और इंस्ट्रूमेंट में आपने समझा कि सर या तो इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर का गड़बड़ हो सकता है या वो फॉल्टी हो सकता है, खराब हो सकता है, तो इसलिए सबसे बेहतर है इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर लो। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप सिस्टमैटिक का। तो पहले इतना पार्ट क्लियर हो गया अपने को। टाइप्स में कांस्टेंट एरर, सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का पहला कौन सा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। नाउ अब देखिए सेकंड एरर, पहला हमने पढ़ लिया इंस्ट्रूमेंटल, सेकंड है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट, बिल्कुल सब सही हो तो परफेक्ट। एंड नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इम्परफेक्ट, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दिस इज सेड टू बी द इम्परफेक्शन। काय में इम्परफेक्शन, इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। जिस भी टेक्निक से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ गड़बड़ है, मतलब प्रॉपर सेटअप नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है एरर आएगी। तो दैट इज सेड टू बी द इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एंड ये क्या है, दीज एरर आर ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। लिमिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट मतलब आपने कोई भी, देखिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए कई सारी चीजें अरेंज करना पड़ती हैं, उसको पूरे को क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। अब मान लीजिए उसमें आपने कुछ अपन ने कुछ बनाया और वो सही नहीं है, हमें भी पता है। जैसे एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, एरर ड्यू टू रेडिएशन लॉस इन कैलोरीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। अभी आप आगे पढ़ेंगे कैलोरीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट, जिसमें आप ये कहेंगे कि उसमें निकालते हैं इंटरनल एनर्जी। आगे आएगा क्या निकालेंगे, इंटरनल एनर्जी। तो आपको चाहिए कि अगर आपने एक थर्मस जैसा अपना होता है, उसमें कोई फ्लूइड भरा, लाइक गरम गरम आपने उसमें मिल्क ही भर दिया, तो आपको ही पता है सर थर्मस में बोलते हैं कि गरम रहेगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 10-15 दिन तक गरम रहेगा। आपको मालूम है कुछ घंटे तक गरम रहता है, फिर क्या हो जाता है वो ठंडा। मतलब उसके अंदर से धीरे धीरे क्या हो गई, हीट लॉस इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो कई बार ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनमें आपको चाहिए कि कोई भी हीट लॉस ना हो, लेकिन अगर हीट लॉस हो रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो दिस इज सेड टू बी द इम्परफेक्शन। मतलब आपका जो मटेरियल है वो ऐसा होना चाहिए था जिसमें से एक भी हीट बाहर ना जाए, बट ऐसा कोई मटेरियल बना ही नहीं है, तो वहां पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। दैट विल लीड टू द एरर इन द एक्सपेरिमेंट। और यहां फिर भी इसके करेक्शन के लिए, सच एरर कैन नॉट बी लिमिटेड ऑल टुगेदर। देखिए हमने फिर कहा ना, इसको एलिमिनेट करना, कैन नॉट बी एलिमिनेटेड ऑल टुगेदर, मतलब हम उसको नहीं निकाल सकते, बट नेसेसरी करेक्शन फिर भी हम उस पर अप्लाई कर देंगे। नेसेसरी करेक्शन मतलब हमें मालूम है हीट लॉस होगी, चाहे कुछ भी कर लो हीट लॉस होगी, तो उसका नेसेसरी करेक्शन कि चलो ठीक है हीट लॉस की वजह से जो एरर आ रही है उसको इतना मान लो, तो ये हम इसमें कर सकते हैं, बट बाकी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहले वाले में तो था, इंस्ट्रूमेंटल एरर में तो ऑप्शन था कि आप इंस्ट्रूमेंट बदल दो, सही हो जाएगा, बट इस केस में आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। दैट इज इन इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के अंदर। एंड नाउ अगला है आपका पर्सनल एरर। नाम से क्या क्लियर है, आपकी खुद की वजह से। पर्सनल, द एरर विच अराइज ड्यू टू इंडिविजुअल बायस। आपकी वजह से, इंडिविजुअल बायस समझ रहे ना, आपने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, जो भी जिस वजह से हुआ, या लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस। आपने जब जैसे अपन ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें वायर को जब कसते हैं, जब टाइट करते हैं, तो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, सैंड पेपर से उसको घिस के फिर लगाना होता है। तो अगर वो सब आपने नहीं किया तो वो आपकी एरर। एंड इंडिविजुअल केयरलेसनेस इन क्या टेकिंग द ऑब्जर्वेशन। आपने जब ऑब्जर्वेशन लिया तब कोई गड़बड़ आप कर रहे हैं, और विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशंस, मतलब आप एक्सपेरिमेंट करते वक्त आप पूरी तरह से केयरलेसनेस है आपकी, मतलब आपकी वजह से जो एरर होगा दैट इज सेड टू बी द विच एरर, पर्सनल एरर। वो कई बार तो जैसे ये एक एग्जांपल दिया हुआ है पैरेलैक्स। पैरेलैक्स का मतलब है अगर आप दोनों आंखों से रीडिंग लेते हैं तो जो दिख रहा है वो गलत जगह पर दिखता है। आप खुद देखिए, जब भी कोई निशाना लगाता है कहीं चीज पे तो एक आंख बंद कर लेता है, क्योंकि हमारी आंखों में एक, मतलब अपन कहें एक इधर से देख रहा है एक इधर से देख रहा है, तो जो चीज नजर आ रही है वो एक एंगल पर है।
वो एक एंगल पर है, आप खुद देखिएगा, करना, पेन लेना ऐसे, एक आंख बंद करना और एक बार इधर से बंद करना, आप देखेंगे पेन शिफ्ट हो जाएगा। ये पेन रखा, एक आंख ये वाली बंद करी, पहले इससे देखो, फिर ये वाली बंद करके इससे देखो, आप देखेंगे पेन शिफ्ट हो रहा है। दिस इज द पैरेलैक्स एरर। तो बताओ, ये तो आपकी वजह से हुआ ना, आपको रीडिंग लेते वक्त एक आंख बंद करना थी, तो ये पर्सनल एरर में काउंट हो गया कि आपने ध्यान नहीं रखा कि उस रीडिंग को लेते वक्त किन किन चीजों को ध्यान में रखना था। तो आपके पास स्केल है, स्केल में कोई डॉट लगा रहे हैं आप 2.5 पे, तो दोनों आंखें खुली रख के मत लगाओ, एक आंख बंद करो फिर डॉट लगाओ, तब उसकी रीडिंग सही आएगी। तो दिस इज द पैरेलैक्स, जिसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो पर्सनल एरर में तो यही है, जितना ध्यान रखोगे उतनी एरर्स कम होंगी। तो करेक्शन क्या है? एरर कैन बी मिनिमाइज्ड इफ मेजरमेंट आर रिपीटेड बाय डिफरेंट पर्सन। पहले आपने करा, फिर आपके दोस्त ने किया, फिर तीसरा और जने ने किया, तो जितने जने उस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, जो केयरलेसनेस एक इंडिविजुअल की थी वो हट जाएगी, तो ये पर्सनल एरर रिमूव होगी। तो बताओ, पहला एरर कौन सा रिमूव हुआ? सर फर्स्ट था हमारा इंस्ट्रूमेंटल, जिसको हमने इंस्ट्रूमेंट चेंज करके ठीक कर लिया। दूसरा कौन सा हुआ आपका? इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ नेसेसरी करेक्शन हम जरूर उसमें लगा सकते हैं। और थर्ड है आपका कौन सा? पर्सनल एरर, जिसमें एरर आपकी वजह से हुई है, आपने ध्यान नहीं दिया, प्रॉपर सेटिंग नहीं करी एपरेटस की। तो उसका एक ही तरीका है, एक तो केयरलेसनेस कम रखिए और फिर उसी एक्सपेरिमेंट को और भी इंडिविजुअल को रिपीट करना है, ताकि आप जो गलती कर रहे हैं वो उसमें ना हो। तो बोलो, बन जाएगा ये पहले 3 तरह का एरर। नाउ फोर्थ देखिए, इसमें जो हमारा सिस्टमैटिक एरर में है, दैट इज एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। एक हमने पढ़ा था एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, कि आप जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वो गड़बड़ है। अब ये है ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेबोरेटरी में, जिसमें टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन गर्मी का मौसम है। अब आप क्या कर लेंगे? गर्मी के मौसम में अपने आप टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट की कंडीशन है कि टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो यहां आप कुछ नहीं कर सकते। दिस इज सेड टू बी एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, समझना। एक फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, आप आगे पढ़ेंगे, T इज इक्वल्स टू 2π√L/G। ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम का। ये रहा सिंपल पेंडुलम, ये यहां से लिया, ये इसको ये हैंग कर दिया, ये इसका छत से ये हैंग्ड है, और यहां से यहां तक की लेंथ इज द L। अब ये जो ऑसिलेट करता है उसका जो टाइम पीरियड है T, वो डिपेंड करता है लेंथ और G पे, दैट इज L जो कि इसकी लेंथ है, और G तो ग्रेविटी। चलो मान लो गर्मी सर्दी से ग्रेविटी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ज्यादा टेम्परेचर होता है, गर्मी ज्यादा होती है, तो ये जो आपको दिख रहा है वायर, ये लंबा हो जाएगा बिकॉज ऑफ हीट। हीट की वजह से ये एक्सपांड हो जाएगा, और इस एक्सपांड होने की वजह से बताओ लेंथ चेंज तो टाइम पीरियड चेंज। मतलब अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें आप टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकाल रहे हैं, तो अगर आपने ठंड में किया तो बताओ लेंथ अलग रहेगी, और गर्मी में किया तो लेंथ अलग आएगी। तो इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, इट इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस। बाहर का टेम्परेचर ही ज्यादा है तो आप क्या कर लेंगे? तो ये भी एक क्या बन जाता है? एरर का कारण। तो देखिए नेक्स्ट क्या है कि सर एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज में दीज एरर अराइज ड्यू टू द चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब। और एग्जांपल मैंने दे दिया, एक्सपांशन ऑफ ए स्केल ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, जो आपका था ना पूरा लेंथ बढ़ गया। और आप बताओ हमेशा ज्यादा टेम्परेचर में करोगे गर्मी में तो लेंथ बढ़ा हुआ ही आएगा, तो एरर जो आएगा टाइम पीरियड में वर्ष में ज्यादा ही रहेगा। तो दिस इज द कॉज ऑफ द एरर के हाँ सर हमें समझ में आता है। एंड नाउ क्या करेक्शन कर सकते हैं? एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय कंट्रोलिंग द एक्सटर्नल कंडीशन। अब या तो एसी वाले रूम में करो ताकि जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो खत्म हो जाए, प्रेशर का है तो प्रेशर की कंडीशंस क्रिएट करो। तो ये एक्सटर्नल कॉजेज जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ हो रही है उसको आपको सही करना होगा। तो बोलो आता है ये समझ में? हाँ सर एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज में क्या करेंगे? देन अब बारी आती है आपकी कौन सी एरर की? दैट इज रैंडम एरर। तो अभी तक आप 2 तरह की एरर पढ़ चुके हैं, एक तो कांस्टेंट,
एक जैसा एरर था जिसमें हमेशा सिस्टमैटिक या तो हर समय पॉजिटिव आ रहा है या हर समय नेगेटिव आ रहा है, लेकिन अब रैंडम इन सब का बिल्कुल अलग, कोई भरोसा नहीं एरर का, कभी ज्यादा वैल्यू आ गई, कभी कम वैल्यू आ गई, कभी कुछ आ गई। दिस इज सेड टू बी द रैंडम, और नाम से समझिए रैंडम एरर, कुछ भी आ रहा है, वैल्यू ज्यादा भी आ रही है, वैल्यू कम भी आ रही है। दिस टाइप ऑफ एरर इज सेड टू बी रैंडम एरर। तो व्हाट इज रैंडम एरर? द एरर विच अकर इर्रेगुलरली, समझ रहे हैं, इर्रेगुलरली एरर हो रहा है, एंड एट रैंडम इन मैग्नीट्यूड, कभी भी कितना भी ज्यादा, एंड डायरेक्शन, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है उससे ज्यादा भी शो हो रहा है और एक्चुअल वैल्यू से कम भी शो हो रहा है, किसी भी तरह का उसमें आ रहा है, देन इट इज सेड टू बी द रैंडम एरर। तो बोलो आपको समझ में आएगा, हाँ सर व्हाट इज रैंडम एरर, एंड इसका कॉज नहीं मालूम। दिस एरर अकर बाय चांस ये एरर होती है, एंड अराइज ड्यू टू स्लाइट वेरिएशन इन द अटेंटिवनेस ऑफ द ऑब्जर्वर, या तो हो सकता है आपका थोड़ा सा ध्यान भटक गया, या व्हाइल टेकिंग द रीडिंग, आप रीडिंग ले रहे थे और उस वक्त आपका थोड़ा सा अटेंटिवनेस कम हो गया तो ये एरर आ गई, या बिकॉज ऑफ स्लाइट वेरिएशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, या थोड़ा सा कंडीशंस गड़बड़ हो गई, तो आपको पता नहीं है हुआ क्या है। अब आपकी अटेंटिवनेस आपको पता चल जाए कि हाँ मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं तो अलग बात है, बाकी आपके बिना कुछ किए ही कि आपके पैरालेक्स हो गया या XYZ कोई भी हो गया, जिस वजह से एरर आ रही है जिसका कॉज आप पता नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज इट इज ओनली ड्यू टू स्लाइट वेरिएशन, बहुत छोटा सा वेरिएशन हुआ है। एंड करेक्शन की बात आए तो इट इज करेक्टेड बाय टेकिंग अरिथमेटिक मीन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। इसके अलावा आपके पास कोई तरीका नहीं है, उसी वैल्यू को 5-6 बार नापो, फिर जितनी भी आए उन सब का क्या ले लो, अरिथमेटिक मीन, और जो लास्ट में मीन आएगा बस उसी को आप सबसे करेक्टेड वैल्यू मानेंगे। तो दिस इज द विच एरर, रैंडम एरर, जिसको ऐसे सुधारा जाता है। तो देखो सिस्टमैटिक में तो आपको पता था कि सर एक्सपेरिमेंट की वजह से हो रहा है, पर्सनल कारण है, इम्परफेक्शन है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में, एक्सटर्नल कोई कॉज है, XYZ पता था तो हम उसको करेक्ट कर पा रहे थे। बट रैंडम एरर में एज सच कोई कॉज का पता नहीं चलता है। तो यहां तो एक दिया हुआ है कि आपकी अटेंटिवनेस कम हो गई, ये तो एक बोल रखा है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ये पता चल जाए कि रैंडम एरर का कॉज क्या है। और इसी वजह से रैंडम एरर को सुधारने का और उसको सही करने का एक ही तरीका है कि उसी चीज को बार बार रिपीट करो, बार बार मेजर करो, 10-15 या 5-6 ऑब्जर्वेशन आने के बाद उनका क्या ले लो, मीन, एंड दैट इज द करेक्शन ऑफ रैंडम एरर। तो बताइए रैंडम एरर क्लियर हो गई। तो 3 तरह की एरर अभी तक आ गई। नाउ फोर्थ इज लीस्ट काउंट एरर। आप कहेंगे सर लीस्ट काउंट एरर क्या है? मान लीजिए मेरे पास एक रॉड है, ये रही एक रॉड, और इसकी लेंथ है 9.62 सेंटीमीटर, सही लेंथ ये 9.62। बट मुझे जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया इसको मेजर करने के लिए, उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट कितना है? 0.1। मतलब या तो वो इंस्ट्रूमेंट नापेगा 9.6 या सीधा 9.7, बीच का वैल्यू नहीं नाप सकता, उस इंस्ट्रूमेंट की रेंज ही नहीं है। 0.1 में नापता है तो या तो 9.6 या 9.7, और आपको कितना नापना है? 9.62। बताइए अब आप इस केस में क्या कर सकते हैं? सर इसमें तो एरर आएगी, और एरर किसके कारण आ रही है? क्योंकि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसका जो लीस्ट काउंट है वो इससे मैच नहीं कर रहा है। अगर आपको ये वाली वैल्यू नापना थी तो आपको चाहिए था 0.01 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट, तब जाके आपका सही करेक्शन आता। तो यहां पर हम कहेंगे सर इंस्ट्रूमेंट का लिमिटेशन है, बट इंस्ट्रूमेंट खराब नहीं है। जो पहले पढ़ा था इंस्ट्रूमेंटल एरर, उसमें तो इंस्ट्रूमेंट खराब था, इसमें इंस्ट्रूमेंट खराब नहीं है, उसका लीस्ट काउंट सपोर्ट नहीं कर रहा है। जितना लीस्ट काउंट उसका चाहिए उसको मेजर करने के लिए उतना उसका नहीं है। तो यहां जो हम कह रहे हैं कि लीस्ट काउंट एरर, दिस एरर इज ड्यू टू द लिमिटेशन इंपोज्ड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। में फिर रिपीट कर रहा हूं, इंस्ट्रूमेंट खराब नहीं है, लाइक इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है और हमारे जो मेजरमेंट में है उसमें फर्क आ रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं लीस्ट काउंट एरर।
and it is an uncertainty associated with the resolution of the measuring instrument. जैसे इसका resolution कितना है 0.1 जो मुझे दिया गया, बट मुझे चाहिए कितने का था resolution 0.01 का चाहिए था. तो that is the difference and this is lead to the least count error. तो बोले समझ में आएगा आंसर लीस्ट काउंट एरर क्या है. तो आपको जितना मैंने पहले भी पढ़ाया, आपको जितना बेहतर रिजल्ट चाहिए मतलब मेजरमेंट चाहिए, उतना इंस्ट्रूमेंट का क्या कम होना चाहिए, लीस्ट काउंट उतना कम होना चाहिए. तो 4 अब एरर हो गई. 4 एरर में कांस्टेंट एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और लीस्ट काउंट एरर. और सबसे लास्ट है ग्रॉस एरर. और जब भी ग्रॉस वर्ड आता है इट्स फॉर बिग. और देखिए इसके आगे नाम ही क्या दिया हुआ है, मिस्टेक्स. तो इट इज नॉट एन एरर, इट इज अ मिस्टेक. अब आप मिस्टेक क्या, 35 मैंने आपको बोला रीडिंग लिखने के लिए, बट आपका दिमाग कहीं और था, आपने लिख दिया 53. ऐसा हो जाता है कई बार, ऐसा कई बार हो जाता है. हम लोग मोबाइल पे बात कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, उन्होंने बोला 35, हमने लिख लिया 53. नंबर तो वही दो है बट उलट पलट हो गए. तो ऐसी एरर जो कि बाय मिस्टेक होती है, और मिस्टेक्स हमेशा बड़ी होती हैं, तो उनको हम कह देते हैं ग्रॉस एरर. और ग्रॉस एरर का कोई करेक्शन नहीं है. अब ये तो गलती आपने करी, इसका क्या कर सकते हैं. तो व्हाट इज ग्रॉस एरर या मिस्टेक? दिस एरर आर ड्यू टू आइदर केयरलेसनेस ऑफ द पर्सन, मैंने बताया 35 को 53 लिख लिया, या ड्यू टू इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ द एपरेटस, या आपने एपरेटस को प्रॉपर सेटअप नहीं किया. एंड इसके लिए करेक्शन है नो करेक्शन. तो आप खुद सुधर जाओ, अपने आप सही हो जाएगा. मोबाइल पे बात मत करो जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ध्यान पूरा एक्सपेरिमेंट में रखो. तो इस तरह से इसको क्लियर किया जा सकता है. तो टोटल देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एरर. और आपको दिमाग में क्लियर है आंसर हम चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, एरर्स, कैसे इनको क्या किया जाएगा, रिमूव. और कोई एरर रिमूव हो जाती है, कुछ नहीं होती, और कुछ को रिमूव करने का एक ही तरीका है, ध्यान रखिए. और अब हम इसमें डिटेल में पढ़ने जाएंगे इस एरर को, दैट इज रैंडम एरर को. तो पहले इतना इंट्रोडक्शन क्लियर है, अब डिटेल में देखते हैं किसको, रैंडम एरर. ठीक है, अभी हमने पढ़ा रैंडम एरर, और मैंने आपको क्या बोला, रैंडम में कोई भरोसा नहीं है कि आप जिस वैल्यू को नाप रहे हैं वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा भी आ सकती है, ट्रू वैल्यू से कभी कम भी आ सकती है. जब हमने पढ़े थे कांस्टेंट एरर, सिस्टमैटिक एरर, तो उसमें फिक्स था या तो हमेशा ज्यादा या हमेशा कम. और कांस्टेंट में तो ये भी फिक्स था कि हमेशा ज्यादा 1 से, तो 1 से ही ज्यादा आ रही थी. बट रैंडम में कोई नहीं कि कभी वैल्यू कम आ गई, कभी वैल्यू ज्यादा आ गई, कभी बहुत ज्यादा आ गई, कुछ भी हो रहा है. तो रैंडम एरर को करेक्ट करने के लिए मैंने आपको बोला कि क्या करना होगा, हमें सिंपली उस एक्सपेरिमेंट को या जो भी वैल्यू आप मेजर कर रहे हैं उसको कई बार मेजर करो. जितनी भी वैल्यूज आए फिर उनका क्या लेंगे, हम अरिथमेटिक मीन ले लेंगे. और मीन लेने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज द मोस्ट करेक्ट वैल्यू, और उसी को हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी जिसको भी आपने मेजर किया है. तो देखिए क्या है टॉपिक रैंडम एरर में, एलिमिनेशन ऑफ रैंडम एरर, हाउ टू रिमूव द रैंडम एरर. तो नॉर्मल लॉ ऑफ रैंडम एरर शोज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर इज सेम. सिक्का जब हम उछालते हैं तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 50-50. वैसे रैंडम एरर में मैंने क्या कहा, आपकी पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है और नेगेटिव भी. पॉजिटिव मतलब एक्चुअल से ज्यादा, नेगेटिव मतलब एक्चुअल से कम. तो ज्यादा भी आ सकती है, कम भी आ सकती है. तो उस केस में सो रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग द मेजरमेंट अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स. सिंपली उस एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट कर लो. And then the arithmetic mean of the measurement can be taken as the true value of the measured quantity. और फिर जो arithmetic mean आएगा उसी को हम उसकी true value बोलेंगे. तो जैसे सपोज आपने एक्सपेरिमेंट किया, पहली बार में वैल्यू आई A1, दूसरी बार में वैल्यू आई A2, तीसरी बार में A3, फिर आई A4, फिर आई A5. ऐसे कई बार किया, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग. हम किसको ट्रू वैल्यू मानेंगे? तो आप सिंपली क्या कहेंगे, सर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, कितनी क्वांटिटी है, 5 डिवाइडेड बाय 5. और अब जो वैल्यू आएगी, लेट इट बी, इसको सॉल्व करने पे आया A, दैट इज द ट्रू वैल्यू.
ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो सिंपली जितने भी मेजरमेंट आपने किए उन सब मेजरमेंट का क्या निकाल लो, अरिथमेटिक मीन कर लो। मीन निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी सबसे ज्यादा करेक्ट वैल्यू मानी जाएगी, दैट इज द ट्रू वैल्यू मानी जाएगी। तो पहले बताओ हाउ टू कैलकुलेट द ट्रू वैल्यू, समझ में आ गया? तो अभी अपन न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें और आपको क्लियर रहेगा कि यहां से पहले बहुत सारी क्वांटिटीज, जो भी क्वांटिटी उसको कई बार तरीके से नापा और मेजर करने के बाद उसका मीन ले लिया। एंड देन अब देखिए एक नया वर्ड, व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? तो आपकी मेजर्ड ट्रू वैल्यू कितनी आ गई? अब ए, ट्रू वैल्यू कितनी आ गई? ए, और आपकी एक्सपेरिमेंटल, इसको क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू में से किसको माइनस करना है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तब जो आएगा उसको कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो मैं कह दूं यहां a माइनस a1 या a माइनस a2, ये सब एब्सोल्यूट एरर कहलाएंगे। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। इंडिविजुअल ये वाली मेजर करी थी हमने, तो ट्रू वैल्यू में से इंडिविजुअल को माइनस, ट्रू वैल्यू में से इंडिविजुअल को माइनस, ट्रू में से इंडिविजुअल को माइनस। अब एक बात और समझना, ये A1 सपोज है 4.5 और आपकी ट्रू वैल्यू आ गई 4.6, तब तो A माइनस A1 कितना आएगा सर? 4.6 माइनस 4.5 विल बी पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन मान लीजिए आपका A2 की वैल्यू अगर 4.7 है और A 4.6 है, तो 4.6 माइनस 4.7 क्या माइनस 0.1 आएगा? तो अगर आपका डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है तो भी कोई मतलब नहीं, एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज टेकन इन मैग्नीट्यूड, डेल्टा A2, यहां भी डेल्टा A1। समझ में आ गया? तो डेल्टा डिफरेंस को शो करता है, मैग्नीट्यूड में लेना है, मतलब एब्सोल्यूट एरर कैन नेवर बी नेगेटिव क्योंकि इट इज इन मॉड्यूलस। तो अगर आपकी ट्रू वैल्यू से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा भी है तो नो डाउट नेगेटिव आएगा, बट मॉड्यूलस से हम इसको पॉजिटिव करेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट? सर अपन ने जो ट्रू वैल्यू निकाली है उसमें से इंडिविजुअल वैल्यूज को माइनस कर देंगे तो यू विल गेट एब्सोल्यूट एरर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? सिंपल, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो आपसे अगर कोई एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन पूछे तो बोलना है सर ट्रू माइनस एक्सपेरिमेंटल। मैं लिख भी देता हूं, ट्रू वैल्यू में से किसको माइनस कर देंगे हम? एक्सपेरिमेंटल को, देन यू विल गेट एब्सोल्यूट एरर। एंड एब्सोल्यूट एरर कभी नेगेटिव होगी? आपका जवाब है सर नहीं आएगी, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली। देन अब बात आती है आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए मीन ले लिया हमने एब्सोल्यूट एरर का, सिंपल, और मैं यहां लिखूंगा आपको क्लियर आ जाएगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 और प्लस डेल्टा A5, इन सब का हमने ले लिया मीन एंड यू विल गेट डेल्टा A। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं 5, ये तो मैंने एग्जांपल ले रहे हैं, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, बट सब एब्सोल्यूट एरर का मीन ले लेंगे तो यू विल गेट मीन एब्सोल्यूट एरर। तो पहले सबका इंडिविजुअल ले लिया एब्सोल्यूट और फिर इनका मीन निकाल लिया। तो व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर? द अरिथमेटिक मीन ऑफ द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। आ गया पॉजिटिव, क्योंकि मैंने कहा एब्सोल्यूट एरर कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, इसी को मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। और दिख रहा है आंसर सिंपल, इन सबका मीन एब्सोल्यूट एरर। और अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को देखो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये रही आपकी A, दैट इज द ट्रू वैल्यू, प्लस माइनस डेल्टा A, दैट इज द एब्सोल्यूट एरर। ये इसका तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये अगर आपसे कोई कहे एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एरर, तो आपको ये ऐसे एक्सप्रेस करना है, पहले ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, बोलो बनेगा?
तो आपको पहले तो कैसे रैंडम एरर को रिमूव किया, सर सबका मीन ले लिया, मीन लेने के बाद जो वैल्यू आई ट्रू वैल्यू आ गई, ट्रू वैल्यू को इंडिविजुअल से माइनस किया, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर आया, और फिर जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर आया उन सब का मीन हमने ले लिया, तो हमको मिल गया मीन एब्सोल्यूट एरर, ये आ गया। और अब इस मीन एब्सोल्यूट एरर में देखो एक और वर्ड है, दैट इज रिलेटिव एरर। एंड रिलेटिव एरर को अगर मैं ऐसा लिखूं, डेल्टा ए अपॉन ए, बोलो आप खुद कह देंगे सर क्या लिखा हुआ है, दिस इज रिलेटिव एरर, दिस इज रिलेटिव एरर। व्हाट इज डेल्टा ए? एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव एरर, और रिलेटिव इन द सेंस है कितने में कितने की मिस्टेक हो रही है, रिलेटिव। रिलेटिव हम जब भी किसी चीज को कहते हैं कि रिलेटिव इतना है, रिलेटिवली ह्यूमिडिटी इतनी है, तो कंपैरिजन किससे होता है, पहले कितना था और कितने का अंतर आ रहा है। तो व्हाट इज द रिलेटिव एरर? द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, ये रहा मीन एब्सोल्यूट एरर, टू द ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। तो सिंपली कितने का मीन एब्सोल्यूट एरर हुआ है टोटल वैल्यू में, दिस इज सेड टू बी द रिलेटिव एरर, इसी को हम रिलेटिव एरर बोलते हैं। मीन एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इज द रिलेटिव। और इसी रिलेटिव को अगर मैं ऐसा कर दूं, देखो डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, तो ये बन जाएगा आपका परसेंटेज एरर, इसी को परसेंटेज एरर बोलेंगे। रिलेटिव जैसा अपन कहते हैं कि नहीं, हाफ, एक तो ये तो हो गया रिलेटिव इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, बट इनटू 100 कर दो 50%, तो हाफ बोल लो या 50%, ऐसे ही होता है जैसे हाफ बॉयज हाफ गर्ल्स। लेकिन अगर अपन ऐसा भी तो कह सकते हैं कि क्लास में 50% बॉयज है 50% गर्ल्स हैं, तो पहले आपने किस टर्म्स में बताया, रिलेटिव, और अब किस टर्म्स में बता रहे, परसेंटेज। तो व्हेन द रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंट, इट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो आपको क्लियर है आंसर, व्हाट इज परसेंटेज एरर, व्हाट इज रिलेटिव एरर, व्हाट इज एब्सोल्यूट, हाउ टू कैलकुलेट द ट्रू वैल्यू, ये सारी चीजें, और ये सब रैंडम एरर में, पूरे न्यूमेरिकल कंपटीशन के और सब इसी पे होंगे। तो डेफिनेशंस क्लियर हो गई आप सभी को, इतना बनेगा, ये इसको नोट कर लो। ठीक है, जितनी एरर अभी मैंने पढ़ाया आपको, एब्सोल्यूट, आपका रिलेटिव और परसेंटेज, अब हम इसको एक एग्जांपल से और समझ रहे हैं। देखिए क्या है, आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, g इक्वल टू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर से सेंटीमीटर। तो ये जो g की वैल्यू हो गई, ये बन गई कौन सी वैल्यू, ट्रू वैल्यू। इस केस में आपको मीन निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि g की ये ट्रू वैल्यू होती है। अब हमने किया एक एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट से हमने g की वैल्यू निकाली, लेट इट बी g डैश, और ये वैल्यू आई आपके पास 950 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 950 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो ये जो हुई, ये कौन सी हो गई, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये हो गई ट्रू वैल्यू। अब आपसे कोई पूछे इसमें बताइए व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल। व्हाट इज ट्रू वैल्यू, सर 980, व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल, सर 950, कितना आ गया 30 का आपके पास एब्सोल्यूट एरर बन गया। तो कितना इजी है, ट्रू वैल्यू आपके पास थी, एक्सपेरिमेंटल आपने निकाली और दोनों को माइनस कर दिया, ये ट्रू। और अगर मान लो बाय चांस आप इसको मेजर करते और ये 1000 आता, तो 980 माइनस 1000 हो जाता, और -20 नहीं कहते हम उसको 20, क्योंकि हम हमेशा काय में लेते हैं, उसको मॉड्यूलस में लेते हैं। तो बताओ ये क्लियर है आपको आंसर एब्सोल्यूट एरर निकालना। अब है हमारे पास कौन सा एक और, दैट इज रिलेटिव एरर। बताओ रिलेटिव कैसे निकालोगे आप, सर डेल्टा g अपॉन g, एब्सोल्यूट बाय ट्रू। What is absolute? Sir 30 is the absolute, and what is G? Sir 980। ये हमारे पास रिलेटिव एरर हो गया।
कितने का एरर कितने में, कितने का एरर सर 30 का, कितने में सर 980 में। और इसी जगह अब हम बात करेंगे लास्ट कौन सा एरर, दैट इज परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर आ जाएगा डेल्टा जी बाय जी इंटू 100, डेल्टा जी इंटू 100। एंड क्या बन जाएगा ये 30 बाय 980 इंटू 100, दैट विल बी द परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज निकालना भी आपको आ गया, एब्सोल्यूट क्लियर, रिलेटिव क्लियर। तो कोई सा भी एग्जांपल आए, और मैं फिर कह रहा हूं इसको लिखेंगे कैसे, g प्लस माइनस डेल्टा जी, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ एरर। तो ये रिप्रेजेंटेशन, रिलेटिव क्लियर, परसेंटेज समझ में आ गया, एब्सोल्यूट निकालना आपको आ गया सर, ट्रू में से एक्सपेरिमेंटल माइनस, और ट्रू वैल्यू अगर किसी की पहले से पता हो तो मीन निकालने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट रहेगी और सॉल्व कर लेंगे। बोलो बनेगा इस एग्जांपल से, नोट करो इसको।